1982 में तो हमारी टीम नहीं थी, बिल्कुल मेरी कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करते हैं ना, एक टेंपो बना हुआ है। एक कप्तान जो होता है वो टीम को लड़ाता है। ट्रू, वेरी ट्रू। जब टीम का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, मुझे लग रहा था, मैंने वहां पे इवन इंडियन जो हमारे दोस्त हैं उनसे मैंने कहा बैट लगाओ पाकिस्तान जीत जाएगा, इतने आराम से वो हैरान थे। और जिस तरीके से फिर हम लोग खेले ठीक था। तो शाहिद अफरीदी ने आते साथ बोर्ड से बात किए बगैर, चीफ सेलेक्टर से बात की बगैर, मीडिया कराची एयरपोर्ट पे खड़ा हो गया कि मीडिया मेला शुरू कर दिया और क्या जी ये है जी मेरे काम में इंटरफेरेंस करता है। कोई बोर्ड को उसने राइटिंग में कुछ दिया, बोर्ड से उसने कोई बात की फोन के ऊपर जी कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वकार यूनिवर्सिटी, आप इसके एक्शन लें। और फिर उसके बाद फिर बोर्ड ने क्या करना है, उसको प्यार तो नहीं करना है, बोर्ड ने फिर एक्शन करना है। अगर एग्जांपल देखें ना, शाहिद अफरीदी कोर्ट में गया, आज दानिश के नजरिए भी चला गया। ये एग्जांपल्स अगर शाहिद अफरीदी को एग्जाम कर देता बोर्ड, तो आज फिर सारे वो खड़े हो गए मीडिया में, तो पाकिस्तान की जो बची कुछ क्रिकेट थी वो भी तबाह हो जानी। थोड़े से इस वाक़े पे जाते हैं लीना, आपके ख्याल में वकार यूनुस और अफरीदी, ये जो थोड़ा सा मसला हुआ था, इसमें आप ब्लेम किसको कर रहे हो इस वक्त? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, दोनों बहुत स्ट्रांग है। अफरीदी भी स्ट्रांग पर्सनालिटी और दूसरा वकार यूनुस भी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। दूसरा फिर आपको पता है यहाँ पे लॉबीज भी होती हैं। ये जब ये आ जाती है ना कि तुम्हारी बात मानी जाएगी कि मेरी, और कप्तान अपनी ईगो में रहता है और कोच अपनी। आप देखें धोनी और कर्स्टन थे, वो दोनों जो थे उन्होंने इंडियन क्रिकेट को नंबर 1 टेस्ट टीम बना दिया, इसलिए कि वो दोनों 7 साल चले। देखिए, इस सारी मकसद इसकी एक्सरसाइज का मतलब होता है आप एक दूसरे को हेल्प करें। कोच जो है वो कप्तान को हेल्प करे और जो कप्तान है वो अपनी इनपुट दे उसको कोच को। लेकिन अगर वो दोनों अपनी पर्सनल ईगो में, मुल्क को तो ये लोग लिखते ही नहीं है, किसी खाते में डालते ही नहीं, अगर ये मुल्क को आगे रख के सबसे आगे रखें और उसके बाद ये दोनों कहें कि जी हमने मिल के काम करना है, नो मैटर हमारी पर्सनल डिफरेंसेस क्या है, लेकिन इस वक्त में पाकिस्तान टीम के लिए करना है। तो हम दोनों अपने, अफरीदी अपने वक्त का एक लीथल प्लेयर है और वकार यूनुस अपने वक्त का बहुत ग्रेट प्लेयर था। लेकिन ईगोस को साइड पे, हमारे असल में ईगोस हर चीज से बड़ी है, मुल्क से बड़ी, टीम से बड़ी, अपनी परफॉर्मेंस से बड़ी। बिल्कुल। अब जब ये अफरीदी की बात है, इतना टैलेंटेड प्लेयर है कि जेफरी बायकॉट ने कहा कि उसके पास पावर इतनी है कि जब हाथ मिलाओ तो वापस हाथ जब छुट जाता है तो पता नहीं लगता कि हाथ है कि नहीं। I mean, he told me this personally while I was commentating. अब ये मसला ऐसा है कि जिसके पास इतनी पावर है, तो जैसे इन्होंने अभी कहा कि अगर अपना दिमाग यूज करके वो बैटिंग बॉलिंग में, तो अभी वो काउंटी में भी ही इज वन 3 मैन ऑफ द मैचेस काउंटी में, 15 विकेट्स ले चुके हैं वो काउंटी में अभी तक, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग में कुछ नहीं किया। तो देखिए ना, अब ये मसला है कि अगर सिंगल हैंडलेडली स्टैंड जो उसने लिया है, इसको आप क्या कहोगे? ये जो अफरीदी ने स्टैंड लिया, वापस आके फिर कोर्ट गया, सारा कुछ इसे ठीक किया? मैं जो हूँ, मैं लो प्रोफाइल चीजें पसंद करती हूँ, मैं ये बयानबाजियां पसंद ही नहीं करती। ठीक। आप आए एयरपोर्ट पे, आपने मतलब हीरो बन के बयान दे दिया, कल मिसबा ने किसी चैनल के साथ एक पूरा इंटरव्यू दे दिया, तो जाहिर है घंटे डेढ़ के इंटरव्यू में गलत फलत बातें निकल जाती हैं, खासकर पाकिस्तानी प्लेयर्स से, क्योंकि हम लोग एक इमोशनल कौम है, सारी कौम। हमें यही नहीं होश रहता कि हम बात क्या कर रहे हैं, इमोशन में आएंगे तो कोड ऑफ कंडक्ट की ये बात कर रहे थे, उसको तो हम भूल ही जाते हैं। वो मतलब उसने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं 45 लाख रुपए दे दूंगा। बात यह है कि ईगोस को, अपने टेम्परामेंट को, इन सबको कंट्रोल करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा मतलब आपने मुल्क के लिए काम करना है। इस जो क्रिकेट है उसको 17 करोड़ टीम वर्क से काम करना है आपने। टीम वर्क तो हमारे यहाँ है ही नहीं ना, 4 लॉबीज। जब इमरान खान की ये बात कर रहे थे, आप भी बात करते, वो एक कप्तान था, उसने मीडियोकर प्लेयर्स को जेल करके एक विनिंग यूनिट में ट्रांसफॉर्म किया। टाइगर्स बनाया उनको। जी, मुझे खुद रमीज राजा ने और वकार यूनुस ने, आकिब जावेद ने ये बात बताई कि हम इतना लुक अप करते थे कि हम तो ये तक पूछते थे कि स्किपर हम हाफ स्लीव स्वेटर पहने के फुल। तो मतलब है उसने अपनी इज्जत बनाई। और किस तरह? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आके परफॉर्मेंस दी, और उसकी पर्सनैलिटी थी, अल्लाह ने उसको इज्जत देनी थी, और उसके साथ वो 11 लड़कों को भी जिन्होंने उस वक्त मेहनत की और अपनी ईगोस को पीछे छोड़ा, और वो भी चाहते तो आज के प्लेयर्स की तरह बदतमीज हो सकते थे, रिवॉर्ड कर सकते थे। रिवॉर्ड तो इमरान खान के अगेंस्ट भी हुआ, और फिर वसीम अकरम के, मियादाद के अगेंस्ट भी रिवॉर्ड हुआ, लेकिन वो उस वक्त के प्लेयर्स बेहतर थे। आजकल के प्लेयर्स में आई थिंक इन्होंने पीसीबी ने एक ग्रूमिंग वो भी हायर की थी, एक फर्म, तो ये लंबी ग्रूमिंग की जरूरत है 13-14 साल की उम्र से। एक 4 महीने ग्रूमिंग से इनका काम नहीं चलने लगा। ये जितना कुछ हम जीते हैं वो सब प्योरली टैलेंट पे। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ क्रिकेटर्स को क्यों सर पे चढ़ाया हुआ है? मतलब ये हॉकी वाले कहाँ गए? ये पाकिस्तानी कौम, आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप इस वक्त कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ व्यूअर, एज अ फैन, क्रिकेट क्लब, सॉरी क्रिकेट फैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
सिर्फ क्रिकेटर्स ही क्यों आपको नजर आते हैं, बाकी गेम्स भी तो हैं? इसमें सबसे बड़ा जो है वो ये है कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि कोई ऐश्वर्या या कोई स्मिता सेन वगैरह वो मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें जो ग्लैमर हमने मीडिया ने वो इसने डाल दिया। सही बात की है इन्होंने। दैट इज़ द रीज़न, अच्छा। दैट इज़ द रीज़न। आज भी आप देखें कि जो लड़के हमारे क्रिकेट खेलें स्कूल कॉलेज के, अगर आप देखें तो उनका जब वो गली की गपशप अगर सुने तो उनका यही मिलेगी कि जी ओके वी आर बिकमिंग अ हीरो, मे बी समवन लाइक्स अस और हमारा काम बन जाएगा। एक तो ये रीज़न, और फिर उसके अलावा जो इसमें आप स्पॉन्सरशिप का ग्लैमर आ गया, उसने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर ले गया। ठीक है, बाकी जो दूसरी गेम्स है ग्रेजुअली हमारा जो अब क्रिकेट से मायूस होने के बाद या जो इसमें जो कुछ भी करप्शन या लो प्रोफाइल पे हम जा रहे हैं डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली, वो लोगों का जो मोटिव है या वो इंटेंशन और दूसरी तरफ स्विच ओवर हो रही है। उसमें आप देख रहे हैं कि टेनिस भी आ रहा है, हॉकी वो भी ग्राउंड हो चुकी हुई है, और इसका जो दूसरी गेम्स हैं उस पर आ रहे हैं हमारा फोकस। बाकी स्पोर्ट्स पे हम क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? पाकिस्तानी, अब वो भी तो पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के झंडा लेके मैदान में उतरते हैं, चाहे हॉकी वाले हैं, चाहे टेनिस वाले हैं, चाहे कबड्डी वाले हैं। क्यों क्रिकेट के पीछे ही पाकिस्तानी कौम क्यों पड़ी हुई है? फेडरेशंस का कसूर है। सबसे पहला कसूर जो है वो फेडरेशंस का है। आप जब तक मल्टीनेशनल्स को या नेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं जाएंगे, उनको जाके अपना केस पुट अप नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स को भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी? एक। नंबर दो, ग्लैमर सारा का सारा फोकस शुरू से ही क्रिकेट पे। आप देखें हॉकी हमारा नेशनल गेम है, ठीक, उनके टॉप प्लेयर जैसे सोहेल अब्बास हैं, वो बेचारा मेरा ख्याल है साल में 20 लाख नहीं कमाता, और आपने जो मिशेल वैन डैम है डच कोच रखा हुआ है, वो महीने का 20 लाख रुपए पाकिस्तानी सैलरी लेता है। हॉकी का जो कोच है, हॉकी का जो कोच है, और हमारे माशाल्लाह क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं था जो कोच बन सकता? पाकिस्तान शुरू से वर्ल्ड चैंपियन रहा है हॉकी में, तमाम बड़े बड़े एजाजात पाकिस्तान के पास रहे हैं हॉकी में। हॉकी आपका नेशनल गेम है, अख्तर रसूल है, सलाउद्दीन है, समीउल्लाह, हसन सरदार है, मतलब है आप एक पूरी लॉन्ग लिस्ट है, शनाज शेख है, लेकिन यहाँ पे 20 लाख रुपए आप फॉरेन एक्सचेंज तबाह कर रहे हैं एक एवरेज कोच पे। अभी कल मैं बयान पढ़ रहा था हमारे PHF के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब का कि ही सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द रोबो कप। मतलब है आपकी टीम 4 मुल्की कप में हिस्सा लेती है, चौथी पोजीशन हासिल करती है, देवर बीटन बाय जर्मनी, देवर थ्रैश्ड बाय हॉलैंड, और वो सिर्फ एक उन्होंने इंग्लैंड की एक एवरेज टीम के साथ दो बराबर खेला है, और वो सेटिस्फाइड है टीम की परफॉर्मेंस से। गॉड। तो जहां तक उन्होंने इमरान खान की क़यादत का और ग्रुपिंग्स का बात, असल में कप्तान जो होता है ना, यही तो उसकी पर्सनैलिटी का। इमरान खान के दौर में आमिर सुहेल नहीं था, एजाज नहीं था, जावेद मियादाद नहीं था, सलीम मलिक नहीं था, ये सारे लोग थे, लेकिन वो कप्तान इतना स्ट्रांग था कि कोई लॉबी उसके सामने ठहर ही नहीं सकती थी। सही। ये होता है, ये क्रिकेट मैंने आपसे पहले भी कहा था, वाहिद स्पोर्ट्स है जिसका कप्तान इंतहाई पावरफुल होता है। मैं तो ना कोच मानता हूँ ना मैनेजर आप मुझे ये बता दें, जब से वकार यूनुस कोच बने हैं, इनका कोई एक कारनामा मुझे बताएं। ये एक अच्छे फास्ट बॉलर थे, ये एक अच्छे कोच कभी भी नहीं थे। आप कहते हैं वकार यूनुस अच्छे कोच नहीं है? जी, आप बताएं रिकॉर्ड्स में मुझे कोई एक मेजर उनकी अचीवमेंट बता दें मुझे कि ये मेजर उनकी है। क्यों रखा हुआ है फिर? क्यों रखा हुआ है? ये बोर्ड की जरूरत है कि डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिश पॉलिसी को, जैसे ये गेम उन्होंने वहां से लिया, उसी पॉलिसी को ये फॉरवर्ड कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल। अगर ये अफरीदी को या किसी और को पावरफुल बना देंगे तो मुझे बताएं, वो तो बेचारे गए ना, उनकी जो बदमाशी है वो तो खत्म हो जाएगी। क्या ये सही है वकार यूनुस सही कोच नहीं है? नहीं, वकार यूनुस बड़े अच्छे कोच हैं, बट मैं आपको बताऊं आपको कि वकार यूनुस ने जब उस वक्त प्रूव किया जब नसीम अशरफ को चेयरमैन थे, उनसे क्लैश हो गया था। उस वक्त उमर गुल अगर ग्रूम हुआ और निखरा तो वो वकार यूनुस की वजह से हुआ था। बिल्कुल सही। राना नवीदुल हसन एक मीडियाकर किस्म का बॉलर था और बिल्कुल फारग किस्म का, उसको अगर इस पोजीशन पे लाने वाला आज था तो वो वकार यूनुस था। ठीक है। मोहम्मद आसिफ की बड़ी ग्रूमिंग की उन्होंने। उस वक्त वकार यूनुस वाकई ही काम कर रहा था इनके साथ एज अ बॉलिंग कोच। अब बात होगी कोच की, यहाँ पर डिफरेंस है कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच।
वकार यूनुस को कभी भी हेड कोच नहीं बनाना चाहिए था। इन्होंने कहा एक अच्छा फास्ट बॉलर था, उनको बॉलर्स के साथ लगाते, सिर्फ बॉलिंग कोच। हाँ, अच्छा, कि आप लग जाए, वो नो डाउट ही एक्सीलेंट कोच। आकिब तो मतलब क्या कोच है बेचारा, वो तो बस वो दिहाड़ियाँ लगा रहा है बैठ के। वकार यूनुस और अल्लाह लोग है वो दिहाड़ियाँ लगा रहा है, बस उनकी हर बेखैरी में उनकी खैर होती है, क्योंकि अगर वकार यूनुस पे भी तोप कर रुक जाए तो वो अल्टरनेटिव आकिब होता है, तो अगर उधर भी गड़बड़ होता है आकिब उनकी वजह स्टपनी पड़ी हुई है, वो बस उसको यूज करते होते हैं। ठीक है, मैंने तो यही कहता। अब ऐसे तो ना कहे ना यास भाई, क्या कहे? आकिब नो डाउट अच्छा प्लेयर था, बट आकिब को इतना अच्छा कोच नहीं, बेचारे को बोलना भी प्लेयर अच्छा था। यस, ओके। वकार यूनुस की मैं बात करता हूँ, वकार यूनुस एक्सीलेंट बॉलिंग कोच, मैंने उसको देखा। यासर अरफात अगर आज रिवर्स स्विंग कर रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ वकार यूनुस। मुझे पता है, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, एक प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ उन्होंने अपनी टीम बनाई, शालीमार उनके पास ग्राउंड था, और वहाँ पर वकार यूनुस ग्रेड 2 खेला था। कर्नल रिटायर नौशाद अली साहब ने वो टीम बनाई थी, उसमें जानिसार भी था, यासर अरफात भी था, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स उसके अंदर आए थे, और वो पहले ही सीज़न में ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आ गई थी। तो उसमें मुझे याद है यासर हमारे साथ खेलता था, उस वक्त यासर को रिवर्स स्विंग कराना सिखाई थी। आज अगर उमर गुल रिवर्स स्विंग कर रहा है तो सिर्फ वकार की वजह से। बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन सेमीफाइनल में क्यों नहीं कर सका उमर गुल? ये मैं अपनी तरफ से पूछूं, मुझे वैसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ मैं था। वहां पे भी वकार यूनुस तो बैठे हुए थे ना। मैं बताता हूँ आपको, अब डिपेंड करता है कि बॉल बना कैसे है, ये सारी चीजें देखिए। रिवर्स स्विंग नए बॉल से तो होता नहीं है। अब डिपेंड करता है कि क्रिकेटर को समझ आती है कि बॉल बना कैसे। उन्होंने बॉल बनाया ही नहीं। बॉल बनाना ये नहीं कि टेम्परिंग करनी होती है, लेकिन बॉल को इस तरीके से बनाया जाता है कि आखिर में जो आपका वेपन है उसको इस्तेमाल किया जाए। वो बॉल इनसे बना नहीं। उमर गुल बेचारे ने बड़ा कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। कोच की मैं बात करूं, हमारे पास अगर कोच इस वक्त कोई मौजूद है तो वो जावेद मियांदाद है। मैंने जावेद मियांदाद, हाँ, इस एज में आप कहते हैं कि वो कोचिंग कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अब कोच उस तरह नहीं होता, अब कोच साथ में भागता भी है उसी तरह। अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं खुद एक मतलब छोटे लेवल के कोच, उसने तो कोच का काम इस लेवल पे बल्ला झुकाना नहीं है कि आजा इंतजाम तो अपना, तूने बल्ला कैसे पकड़ना है, तूने फ्रंट फुट पे। इस लेवल पे आके प्लेयर कोच स्टडी करता है अपोजिशन को, फिर उस अपोजिशन की स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से, वीकनेसेस कौन सी हैं, उसके ऊपर काम करके एक प्लान देता है वो। और प्लान वो प्लान नहीं है कि भाई प्लान रात को दे दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्लार्क को इधर करना है, इसको इधर करना है, बस लो। अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि हर 15 ओवर या 10 ओवर या 5 ओवर के बाद सिचुएशन चेंज हो रही होती है, तो हर 5 ओवर का प्लान आपने टीम को देना होता है। आपकी कम्युनिकेशन बाहर से कैसी है वो डिपेंड करती है कि आप इशारों से बता रहे हैं। मुझे याद है जावेद मियांदाद को वार्न भी किया था, मैच रेफरी ने वो ग्राउंड के अंदर आके उसने इशारे किए तो पीछे तो उन्होंने वार्न किया था कि ये मैंने जावेद मियांदाद। अब क्या होता कि यहाँ से अगर रिचर्ड भाई बस आ गया था या XYZ आ जाए या वो बाल मेंबर थे, हम साइकोलॉजिकली इन्होंने कहा जी गोरा कोच, हम वैसे ही जी बस बॉल मेंबर था तो पता नहीं क्या बात है। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर ये बात, आज जावेद मियांदाद से पूरे वर्ल्ड में कोई अच्छा कोच नहीं है। वो बैटिंग हो, वो बॉलिंग हो, वो फील्डिंग हो या वो प्लानिंग हो। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आते ही लीना से पूछेंगे कि वो कोच के हवाले से क्या कहती है, वो क्या कहती है किसको कोच होना चाहिए और कोच कैसा होना चाहिए, उसको क्या क्या करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, चाहे जिस दौर की भी बात करें, पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा बहुत वीक रही है। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड देन वील